दोस्तों, आज हम आपको जालोर ज़िले की सांचौर तहसील में लेकर चल रहे हैं, जहां पर हम आपसे रूबरू करवाएंगे श्रीमान बलराम मीणा, जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में अभी सांचौर में पदस्थापित है। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने हाल ही में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर अपना चयन करवाकर अपनी कामयाबी सिद्ध की है। तो आज हम आपके सामने हैं श्रीमान बलराम जी मीणा, उनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बलराम जी का आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। आप श्रीमान बलराम जी मीणा सहायक कृषि अधिकारी के पद पर जालोर जिले के सांचौर तहसील के अरनाई सहायक कृषि अधिकारी पद पर पदस्थापित है। आपने ग्रेजुएशन आपका दयानंद कॉलेज अजमेर से 2013 में कंप्लीट किया। उसके बाद में आपने एमएससी आपकी मास्टर डिग्री CHF झालावाड़ से 2016 में कंप्लीट किया। तो ये बलराम जी का इंट्रोडक्शन हुआ और वर्तमान में ये जालोर जिले की सांचौर तहसील के अरनाई सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। तो बलराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने हमें समय दिया और हम कुछ हमारे सवाल है तो उनके जवाब आपसे चाहते हैं कि आपने स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ स्पेंड किया और आप आज एक गवर्नमेंट बॉडी है, सहायक कृषि अधिकारी के पद पर आपका चयन हुआ है। तो इस बीच में क्या सफ़र रहा आपका, क्या बीच में स्ट्रगल किया आपने, क्या क्या मुसीबतें रही और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके बारे में आपका क्या व्यू है, इन तमाम जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपको जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की जो प्रेरणा मिली, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी नमस्कार सर। संजय जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का जो अपने पास जो कंडीशन आती है 10th क्लास के बाद एक सिचुएशन आती है कि अपन किस डायरेक्शन में जाएं, किस सब्जेक्ट की तरफ जाएं। तो मेरे लिए जो प्रेरणादायक पर्सन थे वो मेरे बड़े भाई साहब थे और भगवान से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका साथ मेरे अभी भी उनका साथ मेरे साथ है। और उन्होंने मेरे को एक प्रेरणादायक हमेशा आगे से आगे मेरे प्रेरणादायक बने रहे हैं वो। तो उन्होंने मेरे को उन्हीं से प्रेरणा मिली कि मेरे को जब 10th के बाद ऐसा संकट आ खड़ा हुआ कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो उस टाइम उन्होंने एक डायरेक्शन दी कि मेरा वो पूरा व्यू जानते थे, मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए उन्होंने देखा मेरा कि इसको साइंस मैथ की जगह या कॉमर्स की जगह या आर्ट्स की जगह इनको एग्रीकल्चर डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को कृषि के मतलब एक कृषि विभाग की तरफ एग्रीकल्चर की तरफ मुझे सब्जेक्ट की तरफ प्रेरणा दी। उन्होंने मेरे को 11th में एडमिशन दिलवाया और उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि हाँ, जैसे बिल्कुल सही बात आपकी। जैसे कोई भी स्टूडेंट है 10th कंप्लीट करने के बाद में एक संकट सा उनके सामने आ जाता है, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और वो डायरेक्शन 10th के बाद में जो डायरेक्शन जो स्टूडेंट लेता है वो ही कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर को डिफाइन करती है, मतलब डिटरमाइन करती है कि वो आगे क्या बनेगा, कैसे कहाँ तक पहुँच पाएगा। और इसमें आपके भाई साहब की भूमिका रही, आपके बड़े भैया की इसमें सब्जेक्ट चूज करवाने में भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं आप उनसे अच्छी तरह उनका जो डिसीजन था वो सही था आपके लिए। चलो बलराम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे 12th कंप्लीट हुआ आपका, उसके बाद में आपने BSc में एडमिशन लिया और 2013 में आपका जो BSc ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो कंप्लीट हुआ। तो BSc कंप्लीट करने के बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या जो भाई साहब ने जो आपको गाइडलाइन दी, भाई साहब ने जो आपको रास्ता दिखाया, क्या वो सही था? आपकी अपनी क्या राय थी आफ्टर ग्रेजुएशन?
देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं 12th के जस्ट बाद एक एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जेट जिसका नाम बोलते हैं। जेट का एग्ज़ाम, जेट एग्ज़ाम देने के बाद आपको बीएससी एग्रीकल्चर में आपको ग्रेजुएशन जिसे बोलते हैं, ग्रेजुएशन में आपको प्रवेश मिलेगा। तो उसमें जब प्रवेश मिल जाता है उसके बाद आप कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिलता है आपको। कॉलेज लाइफ ऐसी लाइफ है जो ज़िंदगी में अपन जब पूरी स्टेज, हर स्टेज पार कर जाएंगे उस स्टेज तक भी आपको याद रहेगी कि कॉलेज लाइफ इज़ एवरी टाइम बेटर लाइफ। तो मेरा यही कहना है कि जो कॉलेज लाइफ है उसको अच्छे से जीना चाहिए, एंजॉय के साथ जीना चाहिए, और जो अपना मकसद है उसको कभी नहीं भूल के उसको जीना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि ग्रेजुएशन लाइफ जो है वो बार बार नहीं मिलती है। वैसे तो देखा जाए तो हर कोई सी लाइफ, हर एक दिन है वो बार बार नहीं मिलता, उसको अच्छे एंजॉय के साथ जीना चाहिए। जो ग्रेजुएशन टाइम है उसको मैंने बहुत अच्छे से जिया है, और मैंने उसी बीच में मैंने ऐसा नहीं है, मैंने सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। मैंने पॉलिटिक्स में भी जो है इन्वॉल्व हुआ हूँ। तो मैं कॉलेज में जैसे 3rd ईयर के बाद मैंने जो है महासचिव के लिए चुनाव लड़ा था, उसमें मैंने जीत भी हासिल की थी, काफ़ी बड़ी जीत थी वो। पढ़ाई के साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉलिटिक्स में भी मेरा रोल रहा है। और मैं पॉलिटिक्स ही नहीं, हर एक एक्टिविटी में शामिल रहता था। ऐसा नहीं मैंने दंगे भी हुए तो उनमें भी शामिल रहा, पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी की है। जो मतलब जो भी अपना जिस टाइम, जैसे एग्ज़ाम के टाइम मैंने स्टडी पे पूरा फोकस रखा, एंजॉय के टाइम पे पूरा एंजॉय किया। ऐसा नहीं है कि जो अपना समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस समय को जो आज का समय, अब जैसे आज का दिन है तो आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि संजय जी ने आज आपसे रूबरू करने के लिए मौका दिया है। तो जो भी समय होता है, जो भी जैसे यूजी लाइफ, अभी ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं अपन, ग्रेजुएशन लाइफ मैंने इतने अच्छे से एंजॉय के साथ जी है। तो मेरा यही कहना है कि आप ग्रेजुएशन लाइफ जो है उसको अच्छे से जिए, अच्छे से स्टडी भी करें, मेन अपना जो उद्देश्य है उसको कभी नहीं भूलें। तो जो आपके भाई साहब ने जो आपको रास्ता दिखाया था, क्या आप उससे सेटिस्फाइड थे? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल सर। एक देखो, ये मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन और एग्रीकल्चर लाइन, ये तीनों लाइनें बहुत टेक्निकल लाइन है। इसमें आपको आदमी को हर एक्सपीरियंस मिलता है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके भाई साहब ने आपको 10th बाद में एग्रीकल्चर लेने का जो डिसीजन आपको दिया, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया, क्या आप ग्रेजुएशन बाद में उनके उस डिसीजन से क्या आप सेटिस्फाइड थे? बिल्कुल। देखो सर, शुरुआत जहाँ से भी होती है उसमें 100% कोई नहीं होता है। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने जैसे मेरे को प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि आप एग्रीकल्चर में जाइए, एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैंने एग्रीकल्चर चूज किया, मैंने एग्रीकल्चर में प्रवेश लिया, 12th की बीएससी में एडमिशन लिया जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। तो उस बीच में मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब अपने को धीरे धीरे, जैसे आप जिस रास्ते की तरफ बढ़ते हो तो उसमें उस बीच में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। सही बात। तो धीरे धीरे मैं, जैसे मेरे को शुरुआत में मेरे को लगता था कि क्या पता कैसा सब्जेक्ट है, तो उसको मैंने, जैसे मेरे को अगर 60% लगता था कि अच्छा है, तो उसको मैंने 100% तक पहुंचाया। जी जी, बहुत अच्छी। मैं अपने आप में उस सब्जेक्ट के प्रति फिर इंटरेस्ट भी जगाया। इसलिए आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ से आपको जो सब्जेक्ट की प्रेरणा मिलती है, तो उसके प्रति अगर आपका 60% तक भी आपको अगर कहीं से प्रेरणा लेके और अगर रास्ता मिल जाता है तो उसको आप 100% बनाने की कोशिश करें। तो मैंने भी वही काम किया, मैंने भी 100% बनाने की कोशिश की और उसको 100% बना के आज मैं इस स्टेज पे हूँ। जी, बलराम जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सीखने वाला होना चाहिए। तो इन्होंने ग्रेजुएशन जो किया उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी, और इनके जो भैया का जो डिसीजन था उस पर ये 100% उस डिसीजन से सेटिस्फाइड थे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया, तो मास्टर डिग्री और उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, उसके बारे में जरा आप हमें बताएं। जी सर जी। देखो, एमएससी मास्टर डिग्री का जो एक्सपीरियंस होता है सर, वो एक
ग्रेजुएशन टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो मास्टर डिग्री का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी सीरियस या कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इसमें जो है आपको माइंडली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो कि अपने 4 साल इसमें निकल के अब अपने को जॉब की तरफ आदमी का रुझान चल, परिवार की तरफ से भी कई जिम्मेदारी, परिवार की तरफ से भी काफ़ी, बिल्कुल परिवार की तरफ से भी काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अब शादी करनी है, आपको जॉब भी सेटल करनी है, आपको इकोनॉमिकली काफ़ी कंडीशन, क्यों 4 साल पहले ही इकोनॉमिकली अपन काफ़ी स्ट्रगल कर चुके होते हैं, तो वो इकोनॉमिकली जैसे घर वाले अपने को 4 साल तक वो जो अपना खर्चा वहन करते हैं, उसके बाद फिर भी अगर अपन बेरोजगार रहते हैं या कहीं अपन स्टडी करते हैं तो फिर वापस वो स्ट्रगल घर वालों के लिए। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो बीएससी का ग्रेजुएशन का जो एक्सपीरियंस है उससे बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस, बिल्कुल। तो ये इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपके उस टाइम पीरियड में आपको रिसर्च भी होता है, आपके पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर गाइड होता है, पर्टिकुलर गाइड आपको हर चीज़ गाइड करेगा, और आप कहीं अगर मिस गाइड हो रहे हो तो तब भी आपको प्रेरणा देके वो आपको लाइन पे लाके और आपको प्रेरित करेगा कि आप अभी ये जो दो साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री जो है 2 ईयर का अपना प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम के बीच में अगर आपको जो है उस सही टाइम पे सही अगर आप डिसीजन ले लेते हो कि आप डिग्री के साथ साथ आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करते हो, तो मास्टर की डिग्री कंप्लीट होने के साथ साथ आप जॉब भी लग सकते हो। तो मेरा कहना यही है कि आप मास्टर डिग्री में जैसे ही प्रवेश लेते हो तो आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होके, बहुत सीरियस होके और पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब प्रेरणा वहीं से जैसे आपको गाइड मिलता है तो गाइड के अनुसार चलो। तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग जो अपना गाइड होता है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो श्योरली मैं कह सकता हूँ कि आप वहाँ से भी कुछ ना कहीं से आप जो अपना गवर्नमेंट जॉब है वो प्राप्त कर सकते हो। जी। मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट हुई, मास्टर डिग्री का एक्सपीरियंस आपका, आपने जो बातें बताई है बिल्कुल सटीक बताई है कि यूजी लाइफ और पीजी लाइफ बहुत डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। यूजी जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें अपन बिल्कुल फ्री रहते हैं, और पीजी में थोड़ी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, घर जो फैमिली है उनकी तरफ से भी थोड़ा प्रेशर आ जाता है, और हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी एक प्रेशर रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी हमें एक गवर्नमेंट जॉब या जो भी अच्छी जॉब हमारे पास में इनकम सोर्स बढ़ जाए। हाँ, इनकम सोर्स के लिए कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी एक टेंशन सा रहता है। तो अब उसके बाद में जैसे आपका एमएससी यूँ कहें कि मास्टर प्रोग्राम आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपने क्या किया? सीधे आपकी जॉब लगी या उस दरमियान आपने कहीं और कहीं भी जॉब किया? उस दरमियान में देखो, जैसे मास्टर डिग्री मैंने कंप्लीट की उसकी खुशी और ही होती है। मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद जस्ट आदमी सोचता है, घर वाले भी सोचते हैं अपने से, घर वाले भी अपने आशा लगा के रखते हैं कि आप अब मेरा बेटा मुझे कुछ कमा के देगा। तो मैं उसके बाद जैसे मैंने एमएससी मास्टर डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ कमा के घर वालों को दूँ। तो उस बीच में दरमियान मैंने कुछ जो है टीचिंग लाइन को मैंने प्रिफेयर किया, और उसी बीच में मेरा नेट भी क्लियर हो गया। तो मैं नेट क्वालिफाई था, तो उससे मेरे को इजी वे में ही टीचिंग लाइन का जो है एक्सपीरियंस लेने का सौभाग्य मिला। तो वो टीचिंग लाइफ जैसे मेरे को तुरंत टीचिंग लाइफ मिली। टीचिंग लाइफ में काफ़ी एक टीचिंग लाइफ भी बहुत अलग ही लाइफ है। आप अगर शुरुआत में जाते हो, अगर आप टीचिंग लाइफ में फर्स्ट डे ही अगर आप किसी क्लास में एंटर करते हो तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिन होता है। तो वो मैंने आपके सामने मैं वो शेयर करना चाहूँगा कि आप अगर देखो टीचिंग लाइन में जाते हो तो टीचिंग लाइन ऐसी लाइन है, आप जो टीचर है उसको स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आए नहीं आए, पर टीचर को बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आई। तो कोशिश यही रही कि मैं स्टूडेंटों को मैं हमेशा प्रेरणा देता रहा कि आप अभी से स्टडी करो तो आगे सक्सेस मिलेगी। तो इस बीच में मैंने 2 साल तक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा, और उसके बाद फिर से मैंने सोचा कि
यहाँ से इस इनकम से, ये क्या स्वीट पॉइजन है। जी। प्राइवेट जॉब भी एक बहुत बड़ी स्वीट पॉइजन है। आप जैसे ही कहीं किसी डिग्री प्रोग्राम से कंप्लीट होते हो तो एक अपने पास कंडीशन आ जाती है कि इकोनॉमिकली कोई सोर्स रहे, अपने पे इनकम रहे अपने पास, तब तो अपन खुश रहे, अपन मतलब आगे कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर इनकम सोर्स रहता है तो दिमाग में काफ़ी प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है, अगर आप जैसे कोई डिग्री प्रोग्राम करके और आप कंटिन्यूली 1 साल या 2 साल 6 महीने जितना आपका जो जिस भी रास्ते जा रहे हो आप, जिस भी जॉब की या जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको बिल्कुल माइंडली दिमाग में बिठा के और आप उसको प्रति 100% दो। मेरा कहना यही है। और अगर आप 100% देते हो तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि उसमें आप 100% सक्सेस होगे। तो मेरा यही कहना है कि आप प्राइवेट जॉब पे कम ध्यान दें। जब अपने को बहुत ही ज़्यादा नीड है तो आप प्राइवेट जॉब करें, नहीं तो अगर गवर्नमेंट में जाना है तो आप बिल्कुल लक्ष्य बना लें। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। जैसा कि सर ने बताया कि प्राइवेट जॉब में अगर हम जाते हैं आफ्टर कंप्लीट आवर डिग्री, तो ये एक स्वीट पॉइजन है। वहाँ पे हम चले जाते हैं और हमें तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर कहीं ना कहीं हम जब हमारे जेब में जब पैसा आने लगता है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं हम, 30,000 40,000 जब पैसा हमारे जेब में आता है तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है, और हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाता है स्टूडेंट, और फिर वो उसी जो पैसे के उसी में खर्चा करके अपना जो टाइम है वो पास कर लेता है। तो फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है माइंड कमज़ोर होने लगता है, और वो जो प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, तो ये जो गवर्नमेंट जो जॉब है उसका जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। तो आप प्राइवेट जॉब करने से बचें, और रेगुलरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलरली आप पढ़ाई करके अगर अच्छा गवर्नमेंट जॉब सेटल होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी जगह प्राइवेट अगर आपको जॉब मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ, तो फर्स्ट आप प्रीफर करें वो गवर्नमेंट जॉब को ही करें। चलो मीणा जी, इसके बाद में हम जैसे ये कॉलेज लाइफ से स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक का जो टाइम है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपने टीचिंग में अपनी सेवाएं दी, किसान कॉल सेंटर में सेवाएं दी, किसानों की सेवाएं की। अब हम बात करते हैं आपका जो ये जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसके बारे में। आप सहायक कृषि अधिकारी के पद पर पदस्थापित है, तो यहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, इसके बारे में हमें बताइए। इससे पहले मैं थोड़ा किसान कॉल सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा। किसान कॉल सेंटर में भी मैंने 1 साल जो है सेवाएं दी है। किसान कॉल सेंटर एक ऐसा स्टेशन है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो है हर डायरेक्ट प्रैक्टिकली चीज़ सीखने को मिलेगी। वहाँ पे आपको जैसे किसान पूछेगा, आपको तुरंत उसका बाय ऑन स्पॉट आपको जवाब देना होता है। तो उस टाइम अगर आपको जैसे उधर से क्वेरी आती है और उसका सटीक से आप जवाब देते हो कहीं से भी कैसे भी, तो आपको तुरंत वो माइंड में बैठ जाएगी कि ये क्वेरी, ये समस्या बिल्कुल किसान के और आपके दोनों के माइंड में। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जैसा किसान का क्वेश्चन आता है, किसान क्वेश्चन पुट अप करता है और तुरंत आपका जवाब होता है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रैक्टिकली चीज वो, जैसे आपका कोई डिजीज हो रही है किसी, जैसे सिट्रस कैंकर की बात करें तो सिट्रस कैंकर का आपको तुरंत वो जो है सिम्टम बताएगा और अपन उसको तुरंत अपने को ऑन स्पॉट आपको जवाब देना होता है। तो वो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और वो 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला किसान कॉल सेंटर। तो वो जो चीजें आपने किसान कॉल सेंटर में सीखी है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ आपके बिल्कुल काम आएगी। प्रैक्टिकली चीज जो है वो मेरे यहाँ काम आने वाली है। आप जो किसानों की समस्या जो फोन पर सोल्व कर रहे थे, तो आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है कि आप बिल्कुल मेरा एक जैसे अपने कोई जैसे आने वाली जो क्लास है वो कंप्लीट करना, जैसे अपने को क्लास को पहले मतलब 1 साल बाद कंप्लीट करने वाले थे ना, तो वो उससे पहले ही अपना प्रैक्टिकल हो गया मेरा। जी जी जी।
ये जैसे मैंने डब्ल्यूओ में मैं आके किसानों को वहाँ तो समस्याएं सुनी है मैंने, देखी नहीं है, पर उसके बारे में मेरे को नॉलेज हो गया। अब यहाँ देखूंगा, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई, लाइव मौका मिलेगा बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्लाई होने का, उनकी समस्याएं सुलझाने का। बिल्कुल। तो यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, काफी अच्छा। किसानों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसानों का, मैं किसान पुत्र हूँ, किसान, मैं हमेशा किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, किसान के लिए मैं हमेशा, जब भी मेरे को किसान की सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं हमेशा 100% दूंगा। जी। सर, लास्ट में हम आपसे यह जानना चाहेंगे, जैसे आज का हमारा ये वार्तालाप रहा, किसी भी शख्सियत को मैं जैसे दर्शकों से मिलवाता हूं, तो लास्ट में उनका एक मैसेज मैं पूछता हूं कि दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज है। जी सर। तो आपका, हमारे दर्शक आपको देख रहा है, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, तो दर्शकों के लिए आपका, अगर एक लाइन में हम उनका, आपका को मैसेज अगर जानना चाहे, तो दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर देखो, मैं सभी दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने को जो जिस डायरेक्शन में जाना है, जिस वे की तरफ आपको जाना है, उसमें 100% देना चाहिए। और मैंने जैसा कि मैं एग्जांपल दूं आपको, मैंने मेरा एक जो डायरेक्शन था वो कृषि, जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने 100% दिया है। मैं जैसे एग्जांपल की बात करूं, मैंने रेलवे भी एक अलग डिपार्टमेंट है, आप देखो तो इधर से सर्विस, सिविल सर्विसेज, काफ़ी और भी जो लाइन है वो मैंने चूज नहीं की। केवल मेरा जो डायरेक्शन था वो केवल एग्रीकल्चर था, तो मैंने उस पर 100% दिया। और 100% आप भी अगर 100% देते हो तो मैं मानता हूँ कि 100% आप सक्सेस भी मिलेंगे। जी। बलराम जी, आपने आज हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उम्मीद करेंगे कि आप किसानों की तन मन और धन से सहायता करेंगे, उनको आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और आज हमें आपने टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भी उम्मीद रखेंगे कि आप आगे भी हमें समय देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आपका भी धन्यवाद। और जो आज हमें राजस्थान के लोगों से रूबरू करने का मौका दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा कृषि जो विभाग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन बैठे नहीं रहे। एमएससी में आपको अगर जाने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कभी मैंने देखा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें एडमिशन नहीं लेते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आपका जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसके बाद आप अगर फ्री बैठे हो तो फ्री नहीं बैठना है, आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लो, चाहे कहीं जो भी करना हो आपको जो है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, बैठे नहीं रहना। मेरा यही काम लास्ट में यही कहना है कि आप हमेशा जिसमें भी चीज़ में दो 100%। तो साथियों, अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। आज बलराम जी से मैंने आपको मिलवाया, इसी तरह और भी सहायक कृषि अधिकारी जो हमारे यहाँ प्रतिस्थापित हुए हैं उनसे भी आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा। समय समय पर आपको गाइडलाइन दिलवाता रहूँगा, ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।